आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम आपका 26-27 नवंबर 2022 को होने जा रहा है, उसके तहत प्रैक्टिस सेट जो है लगातार हम सॉल्व कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम प्रीवियस ईयर पेपर की जो श्रृंखला शुरू हो रही है, इसके तहत हम सारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है डिस्कस करेंगे जो बिहार एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। इसमें आपको पता ही है कि 75 पोर्शन जो है 75 क्वेश्चन, इसके अंदर आपका जीएस जीके करंट अफेयर और साइंस आएगा, बाकी 75 में मैथ और रीजनिंग आएगी। तो मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट जो है जनरली छात्र अच्छा करते हैं, 70+ उनका स्कोर वहाँ रहता है, बट जो असली खेला होता है वो जीएफ जीके साइंस के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपको जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे आपके जो है सिलेक्शन की जो है चांस उतना ही बढ़ जाएगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि कोई वीडियो के चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो बिहार फिजिक्स चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती हैं। लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट को कर जाइए और ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम जो पेपर ले रहे हैं ये आपका है, ये पेपर जो हुआ था ये 18 दिसंबर 2011 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया गया था वो देखते हैं। पूछा गया था दुनिया का नवीनतम देश है, तो ये आपका था दक्षिण सूडान गणतंत्र, आपको पता ही है, उसमें न्यूज में था। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कहाँ है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, ये आपका बिहार के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बिहार की साक्षरता दर की बात की जाए तो कितनी है, 53.82, कितनी है 53.82% अगर बात की जाए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ की है अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा केरला की है। ठीक है, केरला सबसे ज़्यादा है और ठीक है वहाँ पर 93.91% आपकी साक्षरता टोटल है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम क्या था। तो उस समय राजधानी क्या थी सम्राट अशोक की, वो थी आपकी पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो आपको पता ही है, तो आपके अपने फेवरेट ही हैं। ठीक है, तो बिहार से हैं। ठीक है, कौन है, श्री नीतीश कुमार जी, जो वर्ष 2005 में पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे और 2014 तक मुख्यमंत्री हैं। अभी फिर जो है इसमें वुमेन जो है आपके मुख्यमंत्री हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेशनल जितने भी संस्थान हैं उनके मेंबर याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर ब्रुनोई आता है, ठीक, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ठीक है, बैंकॉक में। तो इसमें से कौन सा जो है आसियान का मेंबर नहीं हो जाएगा, आपके लिए छांटना बहुत ही आसान होगा। कौन सा होगा, बांग्लादेश। ठीक है, वियतनाम, ठीक है, ब्रुनेई, दारुसलाम, म्यांमार सब है इसमें, बांग्लादेश जो है इसका मेंबर नहीं है आसियान का। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया। ठीक है, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बिहार के रहने वाले, सिवान जिले के। ठीक है, उनके गांव का नाम था जीरादेवी गांव। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। आगे बढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा बिहार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही फेमस प्रश्न है, लगातार प्रश्न बनता था उसमें। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था आपका पटना के अंदर। 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1946 में सॉरी 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो उसमें जो मंत्री थे वो किसके थे, आपके खाद्य एवं कृषि। ठीक है, जो अंतरिम सरकार थी उसको पूरी तरीके से आप रट लेंगे। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर क्या पूछा गया था। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें काफ़ी चर्चा में था ये। ठीक है, तो ये आपका है जो है 9 का डी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो वर्ष 2005 में न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना जिसने ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित खतरे को देखते हुए कार्बन उत्सर्जन करने पर कर लगाने का फैसला किया था। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। तो 10th का आपका ए होगा, दैट इज फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधनीकरण करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर सेक्शन लगातार बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रहा ही है, चाहे बीपीएससी हो चाहे बिहार सीजीएल। ठीक है, तो आईआर पोर्शन को विशेष तौर पर आप तैयार करेंगे करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, तो 11th का आपका सी हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलते हैं 12th नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। तो 12th का जो आपका हो जाएगा वो है आपका चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का
स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? फिर आगे का प्रश्न पूछा गया। 13 का आपका हो जाएगा सी, दैट इज स्विट्जरलैंड में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर कप दिया जो है कप प्रदान किया जाता है? तो वाल बारकर कप जो है किससे संबंधित है, इसी तौर पर आपसे पूछा गया है। तो 14 का हो जाएगा बी, मुक्केबाजी। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो तक्षशिला बहुत ही जो है दो नदियों के बीच जिनको आपको बताना है, वो दो नदियाँ कौन सी हैं? कमेंट करें आप। ये आपकी सिंध और झेलम, सिंध और झेलम एफजे के बीच में जो है क्या है? तक्षशिला है। इसको याद रखना है आपको, सिंध और झेलम के बीच में क्या है? तक्षशिला है। 15 का ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा जो है लिया गया है, कह सकते हैं आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो 16 का जो हो जाएगा, 16 का डी होगा आपका, सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है आनंद मठ में मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से 17 नंबर देंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? 17 में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। पहला कह रहा है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सही बात कह रहा है, ठीक है? 17 का। इसके बाद गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में भी सही है। और डी वाला कह रहा है ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है? ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में, ठीक है? और कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित कोडागु के ताल कावेरी से हुआ है, ठीक है? सामान्य तौर पर यह नदी कर्नाटक में दक्षिण तथा पूर्व से बहते हुए तमिलनाडु और दक्षिण के पठारों से बहते हुए दक्षिण पूर्व के निचले मैदानों में बहती है। तो कावेरी का उद्गम स्थान कहाँ है? जो है कर्नाटक में है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कावेरी का आंध्र प्रदेश, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय शास्त्रीय गायक हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है पूछा गया था? तो 18 का सी हो जाएगा गंगूबाई हंगल, ठीक है? अगला है आपका कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो 19 का हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद, कोलंबो से अल्मोड़ा। अगला है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है या कौन है? इसको आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, आपको पता होना चाहिए, इन्हीं के अंडर आता है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जल एवं विद्युत शोध केंद्र पूछा गया है। 21 का ए हो जाएगा खड़गवासला में। कहाँ पर? खड़गवासला में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो 22 का डी हो जाएगा तात्या टोपे, ठीक है? 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये बीपीएससी द्वारा पूछा भी गया था 57th वाले में, जो पेपर आउट हो गया था, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ पर भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है? तो इन सारे प्रश्नों को जरूर याद करें जो लगातार पूछ जा रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो 24 का जो होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना, बहुत ही फेमस पॉइंट है, लगातार उन्होंने जो है थर्ड टायर की बात की है, ग्राम पंचायतों की बात की है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 25 का आपका ये होगा कांस्य युग। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो रेखा का नाम क्या है आपकी? मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा, यानी 26 का आपका बी हो जाएगा। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? ठीक है, इनको लगाना है। पहला दिया है FLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और पोखरण-1 का परीक्षण, ठीक है? तो 27 का अगर हम बात करें अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास 27 में, तो जो FLB का परीक्षण हुआ था वो 10 अगस्त 1979 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अगस्त 1900 आपका जो है 79 का, ठीक है? इसके बाद जो है आपका बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। 16 मई 1975 को क्या बना था? सिक्किम बना था, ठीक है? 22वां राज्य बना था। तो इस हिसाब से जो क्रम बनेगा, पहले क्या आएगा आपका? तो बांग्लादेश बन रहा है 1971 में, इसलिए पहले 2 आ जाएगा, ठीक है? 2 आ गया। उसके बाद 4 आएगा पोखरण-1 का परीक्षण, ठीक है? फिर 3 आएगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और लास्ट में आ जाएगा FLB-3 का लॉन्च, जो कि 1979 में हुआ था, ठीक है? तो 27 का अगर सही तरीके से देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 27 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पर। निम्नलिखित में किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है इसको अच्छे तरीके से आप रट लेंगे, ठीक है?
28 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ठीक है, तो जो आपका जो बहुमत रेखा जाती है इसको पूरी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, टोटल 13 देशों से ये जाती है। इसमें 13 देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओटोम है, साओटोम और प्रिंसिप। ठीक है, गेबन है, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और जो है करावत्ती। ठीक है, तो 13 जो है देशों से गुजरता है भूमध्य रेखा, इसको अच्छे तरीके से आप रख लेंगे। चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो ह्वेनसांग एक जो है पता ही आपका जो है चीनी बौद्ध भिक्षु था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा था। और उसने एक अपनी किताब भी लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 21 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो है संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन की वकालत की थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आधी रात में जो है पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। ये बात आपको कहीं न कहीं अच्छे तरीके से पता है। तो पूर्ण क्रांति का आह्वान जो किसने किया था? तो 30 का देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो 30 में आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न अभी पूछा गया, विंग्स ऑफ फायर नामक लेखक कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। ठीक है, बहुत ही माने जाने हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है जीवनी पर आत्मकथा जो है आधारित है और इस पुस्तक का प्रकाशन 1999 में किया गया था। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर ही आपका बना हुआ है। यह परियोजना 2 बांधों भाखड़ा और नांगला बांधों से मिलकर बनी है। ठीक है, नांगला बांध जो है पंजाब में है, जबकि भाखड़ा बांध जो है नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। इससे जिन राज्यों को लाभ होता है उसमें आते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? सतलज नदी की तट पर। अगला है आपका कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये जो किताब थी ये 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, इसमें जनरली उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में जो इसमें बताया गया है। तो कल्हड़ क्या हो जाएगा? कश्मीर का इतिहास, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, वो है आपकी ब्रह्म समाज। तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में 20 अगस्त 1828 को कब की थी? 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, 19वीं शताब्दी में बंगाल पुनर्जागरण आरंभ किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? 35 नंबर। तो वर्ष 1930 के दौरान फ्रांस ने मैगिनॉट रेखा जो है इसका निर्माण किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जर्मनी सेना को अपनी सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना। ठीक है, ठोस किलेबंदी करना, सिपाहियों को हथियार उपलब्ध कराना और शत्रुओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों से सीख लेते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी हेतु इस सीमा रेखा का निर्माण किया था। ठीक है, तो डेफिनेटली रोकना जर्मनी को है। ठीक है, निर्माण फ्रांस कर रहा है, तो जो मैगिनॉट रेखा होगी फ्रांस और जर्मनी के बीच में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं सतलज नदी का उद्गम है। 36 नंबर, सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी का जो उद्गम है वो राक्षस ताल झील से होता है, जो कि चीन तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में यह नदी तिब्बती नाम जिसका नाम है लंग क्वेन जांगमो यानी हाथी नदी के नाम से जो वहाँ पर बहती है। ठीक है, यह नदी पहले पश्चिम उत्तर पश्चिम में 260 किलोमीटर तक बहती है, फिर जो है सिपतिला दर्रे से जो है गुजरते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है एंट्री लेती है। ठीक है, तो राक्षस ताल चीन हो जाएगा, तो सतलज का बी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये प्रश्न लगातार बनता है। अगर तिरंगे में बात की जाए तो 3 रंग हैं। केसरिया रंग जो कि साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो कि सच्चाई और शांति का प्रतीक है, हरा रंग जो कि समृद्धि और संपन्नता का जो है प्रतीक है, बीच में जो है अशोक चक्र भी है जिसे हम जनरली धर्म चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान जो है जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को, कब? 27 दिसंबर 1911 को जो है पहली बार जो है गाया गया था। वो अधिवेशन था आपका कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, और भारतीय संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी गई थी। अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947। ठीक है, और अगर राष्ट्रगान की बात की जाएगी तो 24 जनवरी 1950 को पहली बार जो है मान्यता दी जाएगी। ठीक है, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड का प्रतिपादन इन्होंने किया था, इसीलिए इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसी ऑपरेशन के कारण जो है भारत में अपर्याप्त दूध वाले राष्ट्र की श्रेणी से निकलकर भारत जो है 1998 में दूध उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति थी श्वेत क्रांति, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो कौन थे ये? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम को फलों का राजा भी कहा जाता है, यह भारत का राष्ट्रीय फल भी है, ठीक है। आम फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है तथा बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये दो चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अभी प्रश्न पूछा गया यूपी पट में, तो लगातार प्रश्न बनते हैं। तो हरित क्रांति का जो जनक हैं वो आपके एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। जबकि अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाएगी तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाएगा। बट यहाँ पे भारत में पूछा गया है इसलिए एम.एस. स्वामीनाथन आएंगे। अगर विश्व में पूछेगा तो आपके बोरलॉग हो जाएंगे। इतना अंतर आपको अच्छे से क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। पीवाईपी की एक जो है पॉइंट को आपको रट जाना है। पीवाईपी कर लिया तो 50 तो यहीं पे बन जाएंगे आपके, ठीक है। कहीं कहीं एलिमेंट तो आप कर लिए जाएंगे। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर मैं श्री कुमार बनर्जी की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो इनका जो संबंध है आपका 42 नंबर अगर देखें तो इनका संबंध जो है दोनों से, मतलब परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, दोनों से इनका संबंध है, ठीक है। चलते 43 पर। अगला है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है ये आपका जो है इसकी स्थापना 2002 में भारत सरकार और नस्कॉम द्वारा संयुक्त रूप से गठित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस एक जो है अलाभकारी कंपनी है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ठीक है। अगर आप देखते हैं वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो 44 का हो जाएगा अशोक अमृतराज, अशोक अमृतराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। लव शब्द का प्रयोग जो है टेनिस में किया जाता है, टेनिस में किया जाता है। आगे देखते हैं। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 46 की अगर बात की जाए तो उस समय पूछा गया था कि करंट अफेयर का सवाल था। अब आज की डेट में आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट रिलेवेंट नहीं है। उस समय जो है स्कॉटलैंड में हुआ था, तो आज का जो है याद कर लेंगे, ठीक है, लेटेस्ट वाला राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। आगे देखते हैं तो 47 पे चलते हैं। 47 पर पूछा गया था वृंदावन गार्डन जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कि वनराज सागर जलाशय के नीचे मैसूर कर्नाटक में स्थित है वृंदावन जो है गार्डन। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो 48 पता है आपका बिहार है। तो बिहार से जो है जगजीवन राम जी, राम सुहाग सिंह, ललित नारायण मिश्रा, केदार पांडे, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। तो कहीं न कहीं सब जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी हैं? ठीक है, तो 49 का हो जाएगा डॉन कार्टर जो है न्यूजीलैंड की रग्बी टीम के खिलाड़ी हैं, जो कार्टर हैं ये रग्बी खेलते हैं। ठीक है, ग्रेग जॉन्स जो है अमेरिका के फुटबॉलर हैं। ठीक है, और जॉन आपके बेस मुलर ये रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी की अमेरिका टीम में तैराकी जो है खेलते हैं। तो इसमें से जो है अगर देखा जाए तो इसमें से जो है 49 का हो जाएगा आपका जो है डी ऑप्शन। इसमें से कोई भी जो है टेनिस खिलाड़ी नहीं है। आगे देखते हैं। CHR भारद्वाज राज्यपाल हैं। तो उस समय का प्रश्न था, तो उसमें जो है CHR भारद्वाज जो है जो राज्यपाल थे वो थे आपके कर्नाटक के। तो इससे 2-3 पॉइंट क्लियर हो गया कि करंट अफेयर में क्या चीज़ें पूछी जा रही थी उसमें। जैसे राज्यपाल पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछा सकता है। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी कोई चर्चा में है वो आज भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है IR के प्रश्न थे कुछ, अगर आपके सम्मेलन हुए हैं तो आज की डेट में वो पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको विशेष तौर पर जो है ध्यान देने की जरूरत है कि भाई यहाँ से जो है प्रश्न जो है आपका बन सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट आपकी नहीं है। तो ये तो आपका जीएस वाला पार्ट हो गया। अब देख लेते हैं इसमें साइंस के जो प्रश्न आए हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करते हैं। साइंस में एक 52 नंबर प्रश्न पूछा गया। 52 नंबर प्रश्न क्या था उसको देखते हैं। साइंस में जो 52 नंबर प्रश्न पूछा गया उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो इसमें दिया गया था ऑप्शन H5N1, ठीक है, फिर H1N5, ऐसे करके सारे ऑप्शन दिए गए थे। तो आपका जो 52 प्रश्न है इसका हो जाएगा आपका H5N1 को ही बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो सिम जनरली आप यूज करते हैं। तो 53 का क्या हो जाएगा आपका? 53 का बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज सब्सक्राइबर। ठीक है, आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होगा कहीं कहीं थोड़ा हिंदी में, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा सिम का। निम्नलिखित में से कौन सा
भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो बहुत ही फेमस प्रश्न था ये साइंस का। तो 54 का आपका होगा डी ऑप्शन शुक्र। समुद्रीय शीतल पवन बहती है? तो 55 का हो जाएगा दिन में भूमि से समुद्र की ओर। अगला 56 देखते हैं। तो आपका मैथमेटिक्स सवाल था, 7 भी आपका मैथमेटिक्स था। अगला प्रश्न है आपका, यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी? तो आपको पता ही है 58 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, सुस्त हो जाएगी। टी इक्वल टू 2π√L/g, जी का मान चेंज होगा तो सुस्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 59 नंबर, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे? तो 59 नंबर अगर हम देखें तो 59 नंबर का डी होगा केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। अगला है, किस एक पिंड जो है कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है और शेष भाग जो v2 से करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो मतलब कहीं आधा v1 से चल रहा है, आधा v2 से चल रहा है, तो जो उसका औसत वेग होगा वो होगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। 50 नंबर हो गया। बाकी ये आपके जो है 51 पूछा गया था आपका, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि 51 का होगा, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की जो परिमाण की कोटि समान होती है, इसी वजह से जो है इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, मनुष्य के रेटिना पर प्रतिबिंब जो है बनता है? तो 62 नंबर बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा, इसको रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न बनता है, बीपीएससी ने पूछा हुआ है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम में मिलाने का उद्देश्य है? तो 53 का जो होगा आपका उसी ऑप्शन होगा, सेटिंग की दर को त्वरित करने के लिए, तेज करने के लिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? लगातार ये प्रश्न बना है, इस बार पीसीएस में पूछा गया और बिहार में भी पूछा गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव पूछेगा तो आपका क्या होगा, मीथेन होगा। बाकी मैथमेटिक्स से आप देखिए रहे हैं, आसान प्रश्न है, चलिए आप सॉल्व कर लेंगे, पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, बाकी मैथ ओरिजिन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 59 चलते हैं साइंस पर। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ठीक है, तो आपको पता ही क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैग्नीशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 59 का क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला कह रहा है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार पूछा जाता रहा है, तो -40 हो जाएगा। 70 का आपका जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दिखाए गए चित्र में तो पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 72 नंबर। तो 72 का आपको पता ही, सी ऑप्शन होगा, भारी जल। ठीक है, अगला है, यल एम एन 3 पूर्णांकों का गुणनफल इतना दिया हुआ, तो निम्नलिखित में कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए? पुट करके आप इजी निकाल लेंगे, मैथमेटिक्स का सवाल था। ठीक है, 74 75 भी हो गया। 76 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार प्रश्न बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 76 का ये होगा। 77 ये पूरे मैथमेटिक्स के हैं, इधर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 82 नंबर फिर आपका साइंस आ गया, पूछा गया था एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? तो 82 का ए ऑप्शन होगा, दैट इज मेसोथेलियोमा। ठीक है, आगे देखते हैं, इंसुलिन उत्पादित होता है? 83 देखते हैं, तो 83 में आपका हो जाएगा दैट इज पेंक्रियाज अग्नाशय द्वारा। 83 का आपका होगा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं? तो 84 का क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, दैट इज फेबुला तथा टिबिया। विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है 85। ठीक है, लगातार प्रश्न इस पर बनता रहता है। 85 का सी हो जाएगा, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आगे जब तो आपका हो गया, सॉरी 85 हो गया। ठीक है, 85 का आपका हो गया सी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। आगे चलते हैं, अगला 86 तो मैथमेटिक्स हो गया आपका। 88 देखते हैं साइंस का प्रश्न, वायु का वेग संबंधित है? तो 88 का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 89 का ए होगा, अधोवृत्त ग्रंथि से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है? तो वायरस क्या है कंप्यूटर में, अगर 90 नंबर की बात की जाए तो आपका प्रोग्राम पता ही, वहाँ से वायरस आपका संबंधित है। अगला है आपका, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि क्या कारण इसका है? इसका कारण हो जाएगा आपका, इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। 91 का क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। 92 पे चलते हैं, ये तो आपका हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो गया, आसान था। अब आते हैं आपके साइंस का, देख लेते हैं कोई प्रश्न दिया है। ठीक है, साइंस का इसमें एक प्रश्न दिया हुआ बीच में, वो देख लेते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 98।
तो 98 का ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन। तो ये देखिए साइंस के क्वेश्चन का लेवल क्या था 2011 के अंदर। तो ये हमने जो मेन पोर्शन आपका 75 लगभग जो था ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो 75 के अंदर 50 तो रीजनिंग हो जाएंगे, लगभग 25 मैथमेटिक्स हो जाएंगे, बाकी 50 जीएस के 25 साइंस हो जाएंगे, ठीक है। तो जो 75 वाला पोर्शन इस पर जोर लगाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होगा, जनरली जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगर मॉक टेस्ट लगातार लगा रहे हैं तो 75 में कहीं कहीं आप जो है 55 तो ये लिए आप निकाल लेंगे, मान लीजिए 10 क्वेश्चन फंस के, मैं ऑन द एवरेज बात करता हूँ। और फिर यहाँ भी कोशिश करें कि यहाँ भी आप जो है 50 प्लस निकाल लीजिए, तो आपका स्कोर जो है इजीली 115 हो जाएगा, ठीक है। तो पीटी क्लियर होने के चांसेस रहेंगे, बट मैक्सिमम जो है कोशिश करेंगे यहाँ अच्छा करेंगे तो कहेंगे टायर 2 जहाँ नंबर लाना है तो वहाँ पे आप एटलीस्ट 130 प्लस, ठीक है, टारगेट कर सकते हैं 150 में, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी, आप उस तरीके से तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।